हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल पाठक सगरू फाउंडेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य की बात कर रहे थे हम। 5 लेक्चर इसके हो चुके हैं और बहुत अच्छे से आपके समझ में भी आ रहे हैं। जो आपके मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है केमिस्ट्री। अब हम चैप्टर को आज और आगे बढ़ा देंगे। कल के चैप्टर में हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे केसी के विभिन्न रूप। केसी के विभिन्न रूप की बात करें तो 3 केस मैंने आपको पढ़ा दिए। केस फर्स्ट कि रिएक्शन को उल्टा कर दिया। यदि अभिक्रिया को उल्टा कर दिया जाए तो आप केसी को उल्टा कर दें तो केसी डैश बराबर बताओ बेटा क्या बताया था 1/केसी। अभिक्रिया उल्टी कर दी, अब केसी उल्टा करो। केस सेकंड जो मैंने आपको बताया बेटा कि यदि n का गुणा कर दिया जाए, उसने रिएक्शन में n का गुणा कर दिया, हम n की घात लगा देंगे तो केसी डैश बराबर केसी की घात n। ये दोनों केस मैंने आपको करा दिए थे, इस पर आधारित क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए थे। केस थर्ड, यदि n का भाग लगा दिया जाए, अभिक्रिया में हमने n का भाग लगा दिया 2 का 3 का इस तरह से, तो फिर केसी डैश बराबर केसी की घात 1/n। ये 3 केस हम कल पढ़ चुके हैं और तीनों पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन भी करा चुका हूं। आप कहेंगे क्वेश्चन और कराओ तो क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है, और लाइन लगा देंगे। अब हम केस 4 की बात करेंगे बेटा। देखिएगा केस 4। केस 4 पर आ जाएंगे सारे बच्चे। देखिए केस 4, यदि अभिक्रियाओं को जोड़ दिया जाए, चौथा केस यदि अभिक्रियाओं को जोड़ दिया जाए। सर अभिक्रियाओं को कैसे जोड़ेंगे, सारी बात तो आप सुनते चलेगा, आप सब समझ में आ जाएगा बेटे। तो फिर केसी बराबर क्या होगा, K1 गुणा K2 गुणा K3 डॉट डॉट। मतलब इसी तरह से और भी ज्यादा रिएक्शन है तो हम गुणा करते चले जाए। तो बेटा इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। वो अभिक्रियाओं को जोड़ रहा है तो हम केसीओ का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कब जोड़ेंगे हम अभिक्रियाओं को और क्यों जोड़ेंगे उसका मतलब बताता हूं। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा a प्लस बी इक्वल टू, सिंपल कर देते हैं थोड़ा, a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी और c इक्वल टू डी। ये 3 अभिक्रिया हमको दी गई और तीनों के k का मान दिया गया कि इसके K1 का मान है 5, K2 का मान है 3 और K3 का मान है 10। 3 अलग अलग अभिक्रियाएं दी गई हैं, A से B, B से C और C से D। तीनों के हमको K के मान दे दिया और हमसे कहा गया तो अभिक्रिया A से D के लिए
केसी बताओ। ठीक है बेटे, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। 3 अभिक्रियाएं दी गई और कोई अभिक्रिया दे दी गई अन्य अभिक्रिया ए से डी, इसके लिए हमें केसी का मान बताना है। तो सबसे पहले तो बेटा हमें इस अभिक्रिया को प्राप्त करना होगा। दी हुई जो अभिक्रियाएं हैं उनसे हमें मूल अभिक्रिया, ये हमारी मूल अभिक्रिया है बेटे, इसके लिए पूछा जा रहा है, मूल अभिक्रिया को प्राप्त करना होगा। मूल अभिक्रिया को प्राप्त करने के लिए आप चाहे तो इन तीनों अभिक्रियाओं को जोड़ो, घटाओ, उल्टा करो, पुल्टा करो, सुल्टा करो, जो मर्जी तुम्हारी करो, लेकिन हमें मूल अभिक्रिया प्राप्त हो जानी चाहिए। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर यदि मैं तीनों अभिक्रियाओं को जोड़ देता हूं तो यह अभिक्रिया हमें प्राप्त हो जाएगी। कब प्राप्त होगी? जोड़ने पर प्राप्त होगी। सर कैसे? आइएगा बेटा, मैं तीनों को जोड़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो B से हमारा B कैंसिल हो जाएगा और C से हमारा C कैंसिल हो जाएगा। जोड़ने पर इन तीनों को हमने जोड़ा, दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ा, तो B लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये आपस में कट गए। C से C कट गया। तो बताओ बेटा हमारी मूल अभिक्रिया क्या प्राप्त हो गई? A से B, और हमें चाहिए भी यही था, A से D। तो A से D कब प्राप्त हुआ? जब हमने तीनों अभिक्रियाओं को क्या किया? जोड़ा। और जब अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो K का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो Kc बराबर सॉल्यूशन पर आ जाएंगे, Kc बराबर K1 गुणा K2 गुणा K3। क्लियर? चलिएगा बेटा, K1 का मान 5, K2 का मान 3 और K3 का मान 10। क्या आ गया बेटा? 5 दिया 15, 15 गुणा 10 150। दोबारा बता देता हूं बेटे कि तीनों अभिक्रियाओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमारी मूल अभिक्रिया प्राप्त होगी। कैसे जोड़ा हमने तीनों को? जब जोड़ा तो B से B कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, और हमारी मूल अभिक्रिया जो थी A से D वो हमें प्राप्त हो गई। A से D, A से D, यही हमें चाहिए थी। तीनों को जोड़ने पर हमारी मूल अभिक्रिया प्राप्त हुई। मतलब अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो K का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। हमने तीनों का गुणा कर दिया और हमारा प्राप्त हो गया है Kc का। बोलिए बात क्लियर है? चारों केस समझ में आ गए। पहला केस क्या था? अभिक्रिया को उल्टा कर सकता है। दूसरा, अभिक्रिया में n का गुणा कर सकता है। तीसरा, अभिक्रिया में n का भाग लगा सकता है। और चौथा, अभिक्रियाओं को जोड़ सकता है। क्लियर? एक अच्छा वाला क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से देखेंगे। देखिएगा बेटा, अभिक्रिया N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO के लिए Kc बराबर 100 है, 100 है, तो NO इक्वल टू हाफ N2 प्लस हाफ O2 के लिए Kc क्या करो। आ जाएंगे बेटा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। बात होती है तो घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी नहीं। बच्चे यही कहते हैं कि सर आप केमिस्ट्री पढ़ाते तो समस्या आती नहीं, अपने आप क्वेश्चन होते चलते हैं। तो मैंने आपसे कल भी एक बात कही थी कि बेटा केवल आंखों का काम है। आप इन दोनों अभिक्रियाओं को देखो बेटे, सर यदि हम ध्यान से देख रहे हैं तो एक बात तो समझ में आ रही है कि अभिक्रिया को उल्टा किया है। सर इसने दी हुई अभिक्रिया में NO बन रहा था, जिस अभिक्रिया के लिए कैसे पूछा इसमें NO टूट रहा है।
पहला काम क्या किया, उल्टा किया। उसने अभिक्रिया उल्टी की है, पहला काम। दूसरा काम, सर यहां 2NO था और यहां NO हो गया, यहां 1 N2 था या आधा N2, या 1 O2 था या आधा O2। सर 2 का भाग भी लगाया। सर इस बार एक साथ 2 काम कर दिए, अभिक्रिया को उल्टा भी किया गया है और अभिक्रिया में 2 का भाग भी लगाया गया है। उसने एक साथ 2 काम किए, तो तुम भी एक साथ 2 काम करो ना प्यारे। आइए बताओ मेरे बेटा, केसी डैश हमसे पूछ रहा है, केसी डैश बराबर उसने अभिक्रिया उल्टी की, हमने केसी उल्टा कर दिया। उसने पहला काम क्या किया था, उल्टा किया, लो उल्टा किया। सर 2 का भाग भी लगाया है, 2 का भाग लगाया तो घात 1/2। चिड़िया बोल रही है, प्रकृति का मजा आ रहा है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, पॉल्यूशन में काफी कमी आई है, साउंड पॉल्यूशन भी काफी कम हो गया है, ध्वनि प्रदूषण। इसकी वजह से ये जो प्रकृति है ना, ये गूंज रही है। पशु पक्षी जो है वो प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। तो केसी डैश बराबर क्या हो गया बेटा, 1/केसी की घात 1/2। समझ में तो आया। अभिक्रिया उल्टी की, हमने केसी उल्टा कर दिया, उसने 2 का भाग लगा दिया, हमने घात 1/2 लगा दी। 3 का भाग लगाता घात 1/3, 4 का भाग लगाता घात 1/4। चलिए मान रख दीजिएगा बेटा 1/100 की घात 1/2। 100 दिया ना। बताओ बेटे क्या हो गया, इसका मतलब रूट होता है √1/100। बताओ 100 का रूट क्या हो गया, 10 हो गया, 1/10 बराबर 0.1। देख लीजिएगा आराम से, क्वेश्चन सोल्व हो गया बेटा। उसने अभिक्रिया उल्टा किया, हमने केसी उल्टा कर दिया। उसने 2 का भाग लगाया, हमने घात 1/2 लगा दिया। बोलो जी, क्लियर है बातें? चले चलते हैं। आइए करते हैं। अगला टॉपिक आप ध्यान से देखेंगे। अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया भागफल या अभिक्रिया लब्धि दर्शाते हैं इसको Q से। अभिक्रिया भागफल या अभिक्रिया लब्धि जिसे हम Q से दर्शाएंगे। देखिएगा बेटा, कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है A+B = C+D। इसके लिए हमें केसी लिखना है। केसी लिखना आप लोग जानते हो ना, पूरा चैप्टर होने वाला है, तो केसी भी नहीं जानते क्या। केसी बराबर C का सक्रिय द्रव्यमान D का सक्रिय द्रव्यमान बटे A का सक्रिय द्रव्यमान B का सक्रिय द्रव्यमान। इस तरह हम केसी लिख देते हैं। सर अब क्यों बताओ, चलो क्यों की बात चल रही है गुरुजी, क्यों बता दो ना, लो ना। क्यों बेटा मेरे, जिस प्रकार से केसी को हमने लिखा है, ऊपर तो उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान और नीचे क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान, उसी प्रकार से Q को लिखा जाएगा। अभिक्रिया भागफल को भी उसी प्रकार लिखा जाएगा। लिखते हैं मेरे बेटे, ये लो सर, ये तो आपने दोनों एक जैसे लिख दिए, फिर इनमें अंतर क्या रहा? अंतर सुनिए तो बेटा मेरे, केसी को केवल
साम्यावस्था पर लिखते हैं। अभिक्रिया में जब साम्य की अवस्था आ जाएगी, अगर अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग बराबर हो जाएगा, तभी Kc लिखा जा सकता है। तो सर फिर Q, इसे आपकी मर्जी तब लिख लो जब मर्जी तब लिखो, चाहे साम्य अवस्था आई है और चाहे साम्य अवस्था नहीं आई है। ये लो अंतर। Kc केवल साम्य अवस्था पर लिख सकते हैं और Q कभी भी लिख सकते हैं। बेटा मेरे तीन स्थितियां जरूर देख लीजिएगा, तीन स्थितियां आपको बता रहा हूं। पहली स्थिति कि Q बराबर Kc, यदि Q और Kc दोनों का मान बराबर आ गया तो बताओ बेटा कौन सी अवस्था? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था। सर यदि Q ज्यादा है Kc से, Q ज्यादा है Kc से, अब क्या होगा? अब साम्य अवस्था नहीं आएगी, अब साम्य अवस्था नहीं है तो क्या है? अब जो अभिक्रिया है वो पश्च रिएक्शन चल रही होगी। Q यदि ज्यादा है Kc से तो कौन सी रिएक्शन स्पीड से चल रही होगी, फास्ट चल रही होगी? पश्च रिएक्शन। तो केवल अभिक्रिया में दो क्रियाएं होती है, द्रव और पश्च। यदि Q ज्यादा है तो अभिक्रिया पश्च दिशा में तेजी से चल रही है, और यदि मेरे बेटा Kc ज्यादा है Q से तो फिर अग्र रिएक्शन। ये हो गया आपका अभिक्रिया भागफल। बोलो बेटा बात क्लियर है कि जब Q और Kc बराबर तो साम्य अवस्था, Q ज्यादा Kc से, Q ज्यादा Kc से तो पश्च रिएक्शन, Q कम Kc से तो अग्र रिएक्शन। ठीक, क्वेश्चन कराओ, आइएगा किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा बेटा क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। अभिक्रिया PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2 में PCl5 PCl3 Cl2 के क्रमशः 20 मोल, 10 मोल, 10 मोल उपस्थित हैं तथा Kc का मान 5 है, तो अभिक्रिया की दिशा बताओ। ये क्वेश्चन है भाई, कर दे कर दो। Kc का मान हमको दिया हुआ है ऑलरेडी 5, किसका मान हम निकाल लेते हैं? हम Q का मान निकाल लेते हैं। चलिएगा Q बराबर, तो बड़ा सब क्रिया के लिए Q लिख सकते हैं आराम से। ऊपर तो उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान और नीचे क्रिया का आकार। चलेगा, उत्पाद PCl3 का सक्रिय द्रव्यमान Cl2 का सक्रिय द्रव्यमान बटे PCl5 का सक्रिय द्रव्यमान। सर सक्रिय द्रव्यमान तो दिए ही नहीं है, मोल दिए हैं, और सर इस बार तो आयतन भी नहीं दिया। यदि आयतन दिया होता तो हम आयतन का भाग लगा करके सक्रिय द्रव्यमान निकाल लेते। सर आयतन नहीं है तो एक मान लो कि पात्र का आयतन कितना है, मान लो 1 लीटर है। ठीक है, रख दिएगा मानो तो
हाँ बेटा, चलिए देखिएगा पीसीएल थ्री पर चलते हैं तो पीसीएल थ्री के कितने मोल है? 10 गुणा Cl2 भी 10 और PCl5 के 20, तो कितना आ गया बेटा? 100/20 यानी 5। सर बराबर है ये दोनों, Kc और Q दोनों का मान बराबर आ गया। इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी अवस्था में चल रही है? फिर ये साम्य अवस्था में चल रही है। कौन सी अवस्था में? साम्य अवस्था में, क्योंकि Q और Kc दोनों का मान आ गया है बराबर। बच्चों यदि यहां पर Kc का मान हमें 4 दिया होता, अब बताओ सर, अब Kc कम है और Q ज्यादा है। Q तो कितना आया? 5 और Kc कितना दिया? 4। Q ज्यादा है, Kc कम है, इसका मतलब कौन सी दिशा होगा? अब ये पश्चिम दिशा में चल रहा होगा। बैकवर्ड रिएक्शन, पश्चिम दिशा। समझ में आ गया? सर यदि ये 6 होता तो अब देखो Kc का मान ज्यादा हो गया, Q का मान कम हो गया, तो अग्र रिएक्शन। तीनों स्थितियों को मैंने आपको समझा दिया, तीनों पर आधारित क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। चले, तो ये हमारा टॉपिक था बेटे, अभिक्रिया भागफल या अभिक्रिया लंबी, जिसे हम Q से दर्शाते हैं। चलते हैं आगे की कहानियों पर। आ जाओ। अरे भाई समझ में तो आ रहा है ना? शानदार। यही चाहता हूं मैं भी कि आपके शानदार समझ में आता रहे। बच्चों मैं एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा। मैंने आपको एक टॉपिक कराया था केपी और केसी में संबंध, क्या था भूल गए? अरे नहीं यार, भूलना तो नहीं चाहिए था, लेक्चर को अच्छे से देखा करो। केपी बराबर केसी आरटी की घात डेल्टा एनजी। इस पर आधारित क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, क्योंकि जैक में बहुत पूछता है इस पर आधारित क्वेश्चन। आईसीआर, बीएचयू, नीट सभी में खूब पूछता है बच्चे। आ जाए केपी एंड केसी में संबंध बताओ। लो तो भाइयों पहली रिएक्शन, H2 प्लस I इक्वल टू 2HI। आपको पता है ये गैस गैस गैस। सबसे पहले डेल्टा एनजी का मान निकालो। चलो, उत्पाद के गैसीय मोल 2, क्रियाकारक के 1 और 1 2 0। ठीक, क्या आ गया? याद आ गया ना? तो डेल्टा एनजी 0 तो केपी बराबर केसी। हो सकता है ये ऑप्शन नहीं मिले, इस तरह भी लिख सकते हैं ना बेटा इसको हम। केसी को इधर ले आइएगा, केपी बटे केसी बराबर 1। इस तरह से ऑप्शन आ जाता है बेटे, इसलिए इस क्वेश्चन को कराया है। यहां तक तो पहले भी जानते थे ना, इस वजह से क्वेश्चन करा रहा हूं कि इस तरीके से भी ऑप्शन आ सकता है। क्लियर है बेटे? चलते हैं आगे, देखिएगा सेकंड में। बी N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। ये गैस है जी, ये गैस है जी, ये भी गैस है रे। डेल्टा एनजी निकालो रे। डेल्टा एनजी बराबर
उत्पाद के गैसीय मोल कितने हैं? 2 माइनस क्रियाकारक के 3 और 1 4। डेल्टा एन जी का मान आ गया है बेटे -2। पक्का चलना यार। केपी बराबर केसी आरटी की घात -2 आ गया। केसी को इधर लेके आओ चलो और आगे बढ़ाओ इसको। केपी बटे केसी बराबर आरटी की घात -2। आ गया केपी और केसी का संबंध, या कह सकते हैं केपी और केसी का अनुपात। बटे का मतलब क्या होता है? अनुपात। इस तरह से भी लिख सकते हैं। बोलो ना यार, चुप क्यों? बोलो ना कुछ। आ गया? कर लोगे आराम से, ठोक दोगे अब तो। चले और ठोके, चलो और ठोकते हैं। चलो तो आपने कहा सर और करो ना, मजा आया है क्वेश्चन में, लीजिए तो। ये रहा क्वेश्चन। हाँ सर, ये गैस होती है, PCl3 गैस होती है, Cl2 भी गैस होती है। होती है तो होती है, तो डेल्टा एनजी निकलती है, निकलती डेल्टा एनजी। बताओ उत्पाद के गैसीय मोल कितने हैं बच्चे? 2। क्रियाकारक का 1, कितना आ गया? 1। बोलो ना। तो केपी बराबर केसी आरटी की घात 1। लगा दिया आरटी की घात 1। केसी को ले आओ उधर, चल 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 चला चल। केपी बटे केसी बराबर आरटी। हो गया यार, हो गया। उस इतना इजी है और यार, पूरी केमिस्ट्री इजी है, तू देखता चल। अभी तो सारे चैप्टर ऐसे समझ में आने वाले हैं, सब मजे आ जाएंगे, पूरे आ जाएंगे मजे यार। चले चल, निकाल देंगे आराम से केपी और केसी में संबंध। चलेगा मेरे बेटे, आगे के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। हम बात करेंगे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है लासातेलिए सिद्धांत। कितना प्यारा नाम है ना, लासातेलिए। आइएगा लासातेलिए जी को लेकर के आते हैं आज। लासातेलिए सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये भी, और मजेदार भी बहुत है। लासातेलिए बच्चों सुनिएगा बड़े ध्यान से। फ्रांस के 2 वैज्ञानिक थे। कहां के? फ्रांस। 2 वैज्ञानिक, लासातेलिए था एक तो, और दूसरे महान वैज्ञानिक थे ब्रेन। सिद्धांत को देने में ज्यादा योगदान लासातेलिए जी का रहा, इसलिए सिद्धांत का नाम लासातेलिए के आधार पर ही रख दिया। बात है बच्चों सन 1884 की, 1884 की बात है। 1884 में यह सिद्धांत दिया गया था। बच्चों क्या कहता है लासातेलिए? ध्यान से सिद्धांत को आप समझेंगे, उसके बाद में हम कारकों की भी बातें करेंगे। कोई हमारी अभिक्रिया हो रही है बेटा, A+B = C+T। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है, और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में आपको पता है कि सर 2 अभिक्रियाएं होती हैं, रोज के रोज बता रहे हो आप, अग्रम क्रिया पश्चम क्रिया। और जब दोनों ही अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो गया तो साम्य अवस्था आ गई। बच्चों ये कोई अभिक्रिया है, साम्य अवस्था आ गई, अपनी मस्ती में चल रही थी।
दोनों ही अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो गया। साम्य अवस्था पर ये अभिक्रिया चल रही थी, झूम रही थी, मस्ती ले रही थी कि हाँ जी हाँ आ गई मेरी साम्य की अवस्था। लेकिन बच्चों हमने क्या किया, हमारा मन किया कि इस अभिक्रिया के साथ कुछ कुछ करते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं सर इस अभिक्रिया में। सर करो ना कुछ गड़बड़। कैसी गड़बड़ सर? या तो आप क्रिया कारक बढ़ा दो, उत्पाद घटा दो, उत्पाद बढ़ा दो, ताप बदल दो, दाब बदल दो, उत्प्रेरक डाल दो, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन करो सर। सर देखते हैं फिर ये अभिक्रिया क्या करती है, साम्य अवस्था क्या करती है। बच्चों आप किसी भी तरह का परिवर्तन कर लो, जो आपकी मर्जी है जो परिवर्तन कर लो, जो प्रभाव पड़ेगा ना परिवर्तन का वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। साम्य अवस्था जो है वो इस तरह से बदल जाएगी कि आपके द्वारा जो परिवर्तन किया गया है उसका प्रभाव नष्ट हो जाए। जैसे अब मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा। बच्चों मान लो हमने ये क्रिया कारकों की सांद्रता को बढ़ा दिया। जैसे ही क्रिया कारकों की सांद्रता को बढ़ाया, आप सोचेंगे कि सर अब की साम्य अवस्था गड़बड़ जाएगी। बच्चों साम्य अवस्था पर जैसे ही हमने इस क्रिया कारकों की सांद्रता को बढ़ा दिया तो अभिक्रिया स्वतः ही अपने आप ही इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी कि आपके द्वारा किया गया जो परिवर्तन है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, ये बातें तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभिक्रिया इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी कि आपके द्वारा किए गए परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो आपकी मर्जी को कर दो, सांद्रता बदल दो, आयतन बदल दो, दाब बदल दो, ताप बदल दो, उत्प्रेरक डाल दो, अक्रिय गैस डाल दो, कुछ भी कर दो, साम्य अवस्था इस तरह से स्थापित हो जाएगी कि आपके द्वारा किए गया परिवर्तन नष्ट हो सके। सुनाता हूं लासातेलिए के सिद्धांत को, इधर लिखता भी हूं जिससे क्लियर हो पाए। लासातेलिए के अनुसार यदि साम्य अवस्था पर निकाय मतलब सिस्टम जो कि आपकी चल रही है, कोई भी सिस्टम है चाहे कि किसी गुण की जगह कारण लिख सकते हैं। जैसे कोई भी कारक है बेटा, सांद्रता, ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य अवस्था स्वतः ही उस दिशा में स्थापित हो जाती है जिससे कि किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो सके।
देखिए अरे सर कितना लंबा थोड़ा सा सिद्धांत है, कुछ नहीं है यार। कोई भी परिवर्तन आप कर दो, साम्य अवस्था खुद को इस तरह से एडजस्ट कर लेगी, इस तरह से शिफ्ट कर लेगी कि आपने जो परिवर्तन किया उसका प्रभाव नष्ट हो जाए। यदि कोई अभिक्रिया साम्य पर चल रही है, आपने कोई भी परिवर्तन कर दिया है, तो साम्य अवस्था अपने आप ही इस तरह से खुद को एडजस्ट करेगी, साम्य अवस्था इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी कि आपके द्वारा किए गए परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं हो। क्लियर? तो यह है हमारा ला-सा-तेलिय का सिद्धांत। और ला-सा-तेलिय ही हमें अब ये बताने वाला है कि साम्य अवस्था किस प्रकार से और किस कारक पर निर्भर करती है। क्लियर हो गया बेटा यहां तक का? चले चलते देख लीजिएगा आराम से। कोई भी परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य अवस्था इस प्रकार एडजस्ट हो जाएगी कि परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या तो अग्र दिशा में एडजस्ट होगी या पश्च दिशा में एडजस्ट होगी अभिक्रिया, लेकिन आपने जो परिवर्तन किया उसका प्रभाव उस पर पड़ने वाला है नहीं। क्लियर? चलिए आइएगा मेरे क्या ला-सा-तेलिय ही चल रहा है हमारा। हम बातें कर रहे हैं साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, मैंने एक बात पहले आपसे कही कि दुनिया भर के साम्य नियतांक को केवल किस पर निर्भर करते हैं? ताप पर। लेकिन साम्य अवस्था कई सारे कारकों पर निर्भर करती है। जब क्वेश्चन आए तो अच्छे से वहां पढ़ लेना है कि वो किसको प्रभावित करने की बात कर रहा है। साम्य नियतांक को कर रहा है तो केवल किस पर निर्भर करेगा? ताप पर। लेकिन साम्य अवस्था कई सारे कारकों पर निर्भर कर सकती है, जिनमें से हम पहला कारक ले रहे हैं अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता। ठीक, आइए बच्चों, अभिक्रिया हो रही है A प्लस बी इक्वल टू C प्लस बी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है, साम्य पर चल रही होती है। हमने अभिकारकों में परिवर्तन कर दिया, अभिकारकों की जो सांद्रता है वो हमने बढ़ा दी। तो ला-सा-तेलिय क्या कहता है कि साम्य अवस्था इस तरह से एडजस्ट होगी कि किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो सके। ध्यान दीजिएगा, हमने अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाई तो अभिक्रिया कहेगी भाई मैं अपने आप इनको कम कर लूंगी। तुम बढ़ाओ बढ़ाओ, कितना बढ़ाओगे? मैं इसे कम करूंगी। अब कारकों की सांद्रता कम कम होगी बेटा जब अभिक्रिया कौन सी दिशा में चले? अग्र दिशा में चले। ये बढ़े, आपने बढ़ाया, साम्य अवस्था कहेगी आप बढ़ा लो, मैं इनको कम करूंगी, एडजस्ट करूंगी। मेरा तो काम है एडजस्ट करने का। क्यों? जिससे कि दोनों क्रियाओं का वेग बराबर रखा जा सके। आपने इनको बढ़ाया, साम्य अवस्था कौन सी दिशा में चली गई? अग्र दिशा में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। साम्य अवस्था जो है वो अग्र दिशा में स्थापित हो जाए। अभिकारकों की सांद्रता को घटा दिया, अभिकारकों की सांद्रता को हमने क्या कर दिया? घटा दिया। घट गए, आपने क्या चाहा इनको घटाऊं? अभिक्रिया कहेगी घटाओ, कितना घटाओगे? मैं बढ़ा लूंगी। जितना आप घटाओगे मैं उतना इनको बढ़ा लूंगी। कब बढ़ेंगे ये? जब अभिक्रिया कौन सी डायरेक्शन में आएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल याद रखना है, कारकों की सांद्रता बढ़ी तो ये क्या इस तरह से एडजस्ट होना चाहेंगे कि हम घटेंगे कब? जब अग्र रिएक्शन चलेगी। आपने क्रियाकारक घटाए तो ये कहेंगे कि हम इस तरह एडजस्ट होंगे कि बढ़े। हम तो अपने पहले वाले बैलेंस पर आएंगे, बढ़े, और ये बढ़ेंगे कब? जब अभिक्रिया बैकवर्ड आएगी। देख लीजिएगा बेटे आराम से।
प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। हमसे कहा गया कि N2 और H2 की सांद्रता बढ़ा दी, N2 और H2 की सांद्रता बढ़ा दी, तो बताओ साम्यावस्था कौन सी दिशा में जाएगी? बढ़ा दी तो अग्र में जाएगी सर, घटा दी पश्चिम आएगी। क्लियर बात है? बोलो पहला कारक समझ में आया? पक्का? चलते हैं दूसरे कारक, मिटा दूं? चलिए बेटा, अब हम बातें करते हैं सेकंड कारक की, उत्पादों की सांद्रता। उत्पादों की सांद्रता, ठीक। चलो उसी अभिक्रिया को ले लो बेटे, A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। यदि हमने उत्पादों की सांद्रता को मेरे बेटे बढ़ा दिया, ये रहे ना उत्पाद, चलो बढ़ा दिया, ये कहेंगे बढ़ाओ, कितना बढ़ाते हो? साम्यावस्था बोलेगी बढ़ाओ, मैं तो इस तरह एडजस्ट हो जाऊंगी कि इनको दोबारा से घटा दूंगी, पहले के जगह पर ही ले आऊंगी, तो अब इनको बढ़ाओगी, ये बढ़ेंगे, तो बताओ बेटा अब क्रिया कौन सी दिशा में चलने लग जाएगी? पश्चिम दिशा में, घटने के लिए, एडजस्ट होने के लिए। तो उत्पादों की सांद्रता बढ़ा दी तो बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में साम्यावस्था चलेगी। उत्पादों को घटाओ मेरे बेटा, सर ये घट गए तो फिर ये चाहेंगे कि हम बढ़े, घट गए तो चाहेंगे कि बढ़े, और बढ़ेंगे कब? वो जब कौन सी रिएक्शन चलेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। तो साम्यावस्था फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्थापित हो जाएगी। चार बात बताइए, चारों समझ में आना चाहिए। देखिएगा, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये बढ़ाए तो फॉरवर्ड, ये घटाए तो बैकवर्ड। क्लियर? उत्पादों पर आओ, उत्पाद बढ़ाए तो बैकवर्ड, उत्पाद घटा दिए तो फॉरवर्ड। चारों बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। जैसे आइएगा, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, ये उत्पाद है, इसको हमने बढ़ा दिया, अमोनिया की सांद्रता को बढ़ा दिया तो बैकवर्ड है, घटा दिया, घट गए फॉरवर्ड जाएगा, जिससे कि दोबारा से बन सके, उनकी सांद्रता को बढ़ाया जा सके। तो साम्यावस्था इस प्रकार से एडजस्ट होगी जिससे कि वो खुद को पहले की तरह शिफ्ट कर ले, किया गया परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो सके। दो कारक आपको पढ़ा दिए हैं, कारक नंबर 3 की बातें अब हम करने वाले हैं। आइएगा मेरे बेटे, कारक नंबर 3 है हमारा ताप। कि सर साम्य अवस्था पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे बच्चों, मैंने आपको 2 प्रकार की अभिक्रियाएं बताई हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आइए, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा शोषी कौन सी होती थी? जिनमें ऊष्मा का शोषण होता था, ऊष्मा क्षेपी जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता था। तो बेटा ऊष्मा शोषी के लिए यदि ताप बढ़ा देंगे, देखिएगा ध्यान से, कि ऊष्मा शोषी के लिए यदि ताप हम बढ़ाएंगे तो साम्य अवस्था अग्र दिशा में जाएगी। साम्य अवस्था कौन सी दिशा में शिफ्ट होगी? अग्र दिशा में। और क्षेपी के लिए ताप बढ़ा देंगे तो फिर साम्य अवस्था पश्चिम दिशा में जाएगी। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में।
क्लियर? क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अभिक्रिया हो रही है N2 + 3H2 = 2NH3 में ताप बढ़ाया तो साम्य पर प्रभाव बताओ। बताओ बेटा, ये अभिक्रिया पहले तो चेक करो कि शोषी है कि छेपी है। छेपी है, कैसे पता? क्योंकि ये सब निर्माणकारी अभिक्रिया, ये कई बार बता चुका हूं कि निर्माणकारी अभिक्रियाएं उष्मा छेपी होती हैं और वियोजनकारी अभिक्रियाएं उष्मा शोषी होती हैं। यहाँ पर अमोनिया बन रहा है और बन रहा है, इसका मतलब ये अभिक्रिया जो है ये उष्मा छेपी है। और छेपी के लिए हमने ताप को बढ़ाया है। छेपी के लिए ताप बढ़ाएगा तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी? पश्चिम दिशा में जाएगी। इधर बोलो, तो ताप को यदि घटाता अक्ल में चली जाती। बोलिए बेटा, किसकी समझ में आ गई है ये बातें? और करो ऐसा, चलो देखो तो। हमने क्या किया? PCl5 = PCl3 + Cl2। हमने इस अभिक्रिया के लिए ताप को बढ़ा दिया तो साम्य पर प्रभाव पड़ा। ठीक है ना? चलो बेटा बताओ, यह अभिक्रिया कैसी है? शोषी। क्यों? क्योंकि वियोजनकारी है, यहाँ PCl5 बन नहीं रहा है, टूट रहा है, और टूटने वाली अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्मा शोषी। और शोषी के लिए हमसे कह रहा है कि ताप बढ़ा दिया। शोषी के लिए ताप बढ़ाया है तो सर फिर अग्र दिशा में जाएगा। फिर ये कौन सी दिशा में जाने वाली है? ये फिर अग्र दिशा में जाने वाली है। क्लियर? तो छेपी के लिए ताप बढ़ाएगा तो पश्चिम दिशा, और शोषी के लिए ताप बढ़ाएगा तो अग्र दिशा। ये था हमारा बच्चों ताप का प्रभाव। हम तीसरे प्रभाव, चौथे प्रभाव की बातें करेंगे, दाब का प्रभाव। आइएगा फोर्थ की तरफ आ जाएंगे, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, या इसको बच्चों कह सकते हैं आयतन का प्रभाव। दाब और आयतन आपको पता है दोनों एक दूसरे की उल्टी चीज होती है। दाब बढ़ाते हैं ना तो आयतन घटता है, और दाब घटाते हैं तो आयतन बढ़ता है। ऐसे कह सकते हैं इसको, P व्युत्क्रमानुपाती होता है V के। दाब बढ़ो आयतन घटो, दाब घटो आयतन बढ़ो। तो दाब और आयतन एक दूसरे के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दाब के प्रभाव को ही क्या कह सकते हैं हम? आयतन का प्रभाव। चलते हैं बच्चों आगे की कहानियों पर देखिएगा। बेटे, ये कोई हमारी अभिक्रिया हो रही है। हमसे कहा गया कि साहब इस अभिक्रिया में दाब बढ़ा दिया, तो बताओ साम्य अवस्था कौन सी दिशा में स्थापित होगी? बताता हूं मेरे बेटे। दाब बढ़ा दिया सर, तो सर आप एक ही बात कह रहे हो कि ये चाहेगा कि मैं क्या हूं? कम हूं। बढ़ाया है आपने, साम्य अवस्था चाहेगी इसको कम करूं, एडजस्ट करूं, दाब को घटाऊं। और आप एक बात जानते होंगे शायद, P समानुपाती होता है N। N का मतलब क्या है बेटा? यहां मोलों की संख्या। अरे पढ़ा है आप लोगों ने यार, PV = nRT। गैस समीकरण PV =
nRT कि प्रेशर जो होता है वो मोल के समानुपाती होता है। तो हमने दाब को बढ़ाया, दाब बढ़ाया तो दाब क्या चाहेगा, घटना चाहेगा। या यहां से देखते हैं दाब घटना चाहेगा, इसका मतलब किधर जाएगा, कम मोलों की तरफ जाएगा। सामने कहां जाएगा, जहां मोल कम होंगे, क्योंकि जहां मोल कम होंगे वहां दाब कम होगा। दाब कहां कम होगा, जहां मोल कम होंगे, क्योंकि दाब समानुपाती होता है किसके, मोल के। तो आपने दाब बढ़ाया, ध्यान से सुनेगा बच्चों, दोबारा से सुनेंगे बातों को, कि यदि आपने दाब बढ़ा दिया तो साम्य अवस्था वहां जाएगी जहां मोल कम हो, उस दिशा में स्थापित हो जाएगी जहां पर मोलों की संख्या कम हो। देखिएगा आराम से, दोबारा से देखिए, दाब बढ़ाया, दाब बढ़ाया तो अभिक्रिया वहां जाएगी जिससे कि दाब को क्या कर सके, कम। और कम कहां कर सकते हैं, जहां मोल कम हो। मोल कम तो दाब कम, मोल ज्यादा दाब ज्यादा। ठीक, तो आइएगा मेरे बेटा, दोबारा से आइएगा। इधर मोल देखो 3 और 1 4, यहां पर गैसीय मोल कितने 4, और यहां पर गैसीय मोल कितने 2। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया वहां जाती है जहां मोल कम हो, तो वहां कम है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चला जाएगा, साम्य अवस्था अग्र दिशा में चला जाएगा। सुनिएगा ध्यान से कि दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था उस दिशा में स्थापित हो जाती है जहां मोलों की संख्या कम हो। एक और कराता हूं ऐसा ही बच्चों, यदि थोड़ा कम समझ में आया है तो पूरा ध्यान रखता हूं मैं आपका। कुछ बच्चे होते हैं कि सर अभी नहीं आया, एक बार और, एक बार और लो, तो एक बार और लो, ये लो PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। हमने इस अभिक्रिया के लिए दाब बढ़ा दिया। तो क्यों घबरा रहे हो, सीधे सीधे मोल देखो, यहां पर कितना मोल है, इधर की साइड में 1, उधर कितना है 1 और 1 2। तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया वहां जाती है जहां मोल कम हो, कम तो इधर है। कौन सी दिशा में आ गई बोलिए बेटी, पश्चिम दिशा में आ गई। क्लियर बात है यार, दाब बढ़ाओ, अभिक्रियाओं को वहां ले जाओ जहां मोल कम हो। एक और देखेंगे यहां पर क्वेश्चन मेरे बेटे, एक और देखेंगे, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। कहता है कई बार, क्या इस अभिक्रिया पर दाब का प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। इधर देखिएगा मोल 1 और 1 2, इधर 2 मोल है, उधर देखिएगा 2 मोल है, तो दोनों तरफ मोल बराबर है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन कई बार आता है, निम्न में से किस अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था दाब पर निर्भर नहीं करेगी, या किस अभिक्रिया में साम्य अवस्था पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मोल देख लेना, यदि दोनों तरफ मोलों की संख्या बराबर है तो फिर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया वहां जाती है जहां मोल कम हो। यदि मोल बराबर है तो अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलिए बेटा, ये क्लियर हो गया है, दाब का प्रभाव क्लियर चलेगा मेरे बच्चों। ये हमने लासाते जी के अंदर बात की है साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में, और बाकी की जो चर्चा है, आगे की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के लिए। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।